हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन यानी डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड एप्रल। तो इस चैप्टर को समझने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन के कौन कौन से आधार हैं, तत्व क्या क्या हैं और डिज़ाइन के सिद्धांतों का प्रयोग कैसे और कब किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में डिज़ाइन यानी डिज़ाइन जो वस्त्रों और परिधान के जो डिज़ाइन का क्षेत्र है, इसमें जीविका के क्या क्या अवसर हैं। तो आओ बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने बुक जो आपकी किताब है होम साइंस की, उसको खोल कर बैठें और चैप्टर 10 निकाल लें, ताकि जो जो भी मैं समझाती जाऊँ वो आप अपनी किताब में देखते रहो और उसे अच्छी तरीके से समझते रहो। आपको हर चीज़ जो अपने किताब में देख करके समझ अच्छे से ज़्यादा अच्छे से आएगी और आपको उसे समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों आओ ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिज़ाइन क्या है। तो जब किसी वस्तु या उत्पाद की कल्पना की जाती है तो उसे साकार रूप देने के लिए एक निर्धारित योजना के अनुसार जो व्यवस्था की जाती है उसे डिज़ाइन या खाका कहते हैं। आपने बच्चों अपने मन में कोई चीज़ अगर सोची हुई है कि हमें इसको इस तरीके से करना है, तो उसके लिए आप जो उसको साकार रूप देने के लिए जो योजना बनाते हो, उसकी व्यवस्था को ही हम डिज़ाइन या खाका कहते हैं। और वस्त्र और परिधान के अगर संदर्भ में हम देखें तो इसका मतलब है कि जो भी आप सोचते हो कि आपको किसी तरीके की ड्रेस पहननी है, आपने मन में सोचा कि आप इस तरीके की ड्रेस पहनेंगे, इस तरीके की ड्रेस सिलवाएंगे, तो वो आप उसके लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं कि हम इस तरीके का उसे सिलवाएंगे, तो वो ही व्यवस्था जो है आपकी डिज़ाइन या खाका कहलाती है। डिज़ाइन के मुख्यतः दो आधार हैं, यानी दो टाइप के आप डिज़ाइन देख सकते हैं। एक है संरचनात्मक, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। दूसरा है अलंकृत यानी अप्लाइड डिज़ाइन। तो बच्चों संरचनात्मक जैसे कि नाम है, संरचना यानी जो वस्त्र को एक संरचना प्राप्त करता है उसे हम संरचनात्मक डिज़ाइन कहते हैं। ये वस्त्र के मूल रूप पर निर्भर करता है, ना कि उसके ऊपर की जाने वाली सजावट पर। यानी ये जो किसी वस्त्र का संरचनात्मक डिज़ाइन है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले रेशे, धागे, रंग और बुनाई उसे किस प्रकार से बनाया गया है उस पर निर्भर करता है। यानी हम जो उस वस्त्र को आकार दे रहे हैं, वो आकार ही एक संरचनात्मक डिज़ाइन है। जबकि अगर हम अलंकृत डिज़ाइन समझें, यानी हम किसी वस्त्र को अलंकार प्रदान कर रहे हैं, अप्लाइड डिज़ाइन मतलब उसमें एक डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिज़ाइन जो है वो मुख्य डिज़ाइन का ही एक भाग होता है और इसे उसकी मूल संरचना यानी जो संरचनात्मक डिज़ाइन आपने बनाया है वस्त्र का, उसके ऊपर इसको यानी इन डिज़ाइनों को, अलंकृत डिज़ाइन को बनाया जाता है, ताकि वस्त्र के रूप और रंगों को और निखारा जा सके, उसे और आकर्षक बनाया जा सके। जैसे कि आप बटन, फ्रिल, झालर, लेस लगाते हैं कपड़े के ऊपर, अलग अलग रंग के अलग अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरी करते हैं, धागे से कढ़ाई करते हैं, तो ये सारे जो हैं रेखाओं, रंगों का प्रयोग करना भी, ये सब कुछ अलंकृत डिज़ाइन है जो किसी भी वस्त्र को और सुंदर और आकर्षित बनाता है। तो अगर हम देखें तो संरचनात्मक डिज़ाइन के उदाहरण हम देखेंगे। स्लीव्स, आप जानते हैं कि कपड़े के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब आप कोई सूट या ब्लाउज़ सिलाते हैं, आपने देखा होगा टेलर पहले कपड़ा काटता है, यानी पहले उसके बाजू अलग करता है, उसकी बॉडी अलग करता है, उसका कॉलर या नेक अलग करता है, उसके बाद उनको सिलता है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये ही मिलकर के एक डिज़ाइन को संरचना देते हैं, तो वो एक तरीके का संरचनात्मक डिज़ाइन है। अगर आप पिक्चर में देखें तो बहुत सारे प्रकार के स्लीव्स, बाजू दी हुई हैं, लंबी छोटी, है ना, बेल आकार की, और कई सारे प्रकार के योक दिए गए हैं। आप देखो गले में कई प्रकार की प्लीट्स डाली हुई हैं। उसके अलावा कॉलर अलग अलग तरीके के होते हैं। ये सारे एक ड्रेस को या एक कपड़े को, परिधान को संरचना देते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें संरचनात्मक डिज़ाइन कहते हैं। और वहीं अगर हम अलंकृत डिज़ाइन का उदाहरण देखें तो आप इस चित्र में आपके सामने देख सकते हो, ये जो चित्र आपके सामने है, देखो बच्चों,
इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि ये जो एक ड्रेस है, इस ड्रेस में आपको एक बटन्स दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये बटन्स जो हैं इसको एक अलंकृत डिज़ाइन बना रहे हैं, यानी ये वस्त्र में अगर ये बटन नहीं होते तो ये बिल्कुल प्लेन लगता, लेकिन इसमें ये जब हमने बटन लगा दिए तो ये और ज़्यादा आकर्षित हो गया, यानी अलंकृत डिज़ाइन जो है उसको और ज़्यादा आकर्षित और सुंदर दिखा रहे हैं। जबकि आप दूसरे अगर इसमें डिज़ाइन देखो तो आपको दिखेगा कि ये जो ड्रेस है, इस ड्रेस में आपका विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग करके एक रेखा सी बनाई गई है ना। तो ये जो रेखा है वो आपका ये दर्शा रही है। मैं आपको ये वाला डिज़ाइन, इस वाले डिज़ाइन की बात करें तो ये जो आपका रेखाएं हैं, ये अलग अलग रंगों की रेखाएं उसे एक अलंकृत डिज़ाइन बना रही हैं। तो ये एक अलंकृत डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये दोनों अलंकृत डिज़ाइन के अच्छे उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी स्लाइड की ओर। तो आप देखो बच्चों, अलंकृत डिज़ाइन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक डिज़ाइन, एक होता है अमूर्त डिज़ाइन। वास्तविक डिज़ाइन से हमारा मतलब है जब किसी वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए वास्तविक डिज़ाइन, जैसे जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फूल पत्तियाँ, ये प्रकृति में मिलते हैं, वास्तविक होते हैं। तो ये अगर उस वस्त्र के ऊपर बनाया जाता है तो ये वास्तविक डिज़ाइन कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो दोनों उदाहरण हैं, एक ये पेंट करके फूल पत्ती बनाई गई हैं और दूसरी जो है यहाँ पे इस तरीके से कढ़ाई करके वास्तविक अलंकृत डिज़ाइन बनाया गया। तो ये एक तरीके का अलंकृत डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण हैं वास्तविक अलंकृत डिज़ाइन के। और जबकि आप इसके बगल में देखें तो ये जो डिज़ाइन दोनों दिखाए गए हैं, ये डिज़ाइन है अमूर्त डिज़ाइन, यानी एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन से हमारा मतलब होता है कि बहुत सारी ज्यामिति, आकृतियाँ, नमूने, रेखाओं, वर्ग, इन सब का प्रयोग करके आप देखो एक इस तरीके का डिज़ाइन मिलता है। ये डिज़ाइन ही जो है अमूर्त डिज़ाइन या एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, तो ये अलंकृत डिज़ाइन के प्रकार थे। यानी अभी हमने ये पढ़ा कि डिज़ाइन के दो आधार हैं, ये संरचनात्मक और अलंकृत। और अलंकृत डिज़ाइन में दो प्रकार के डिज़ाइन हैं, वास्तविक और अमूर्त डिज़ाइन। अब हम आगे बढ़ें तो आप अपनी स्क्रीन पर एक ड्रेस देख रहे हो, ये एक ही स्कर्ट है और आप इस स्कर्ट में देखो, ये जो बाईं तरफ है ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल प्लेन स्कर्ट है। तो ये एक संरचना है, यानी हमने एक कपड़े को एक स्कर्ट का आकार दे दिया, एक स्कर्ट की संरचना बना दी। तो ये एक संरचनात्मक डिज़ाइन है। और वहीं जब हमने इसके बगल में आप देखो, इसमें छोटे छोटे जो सितारे लगा दिए हैं इस तरीके से, यानी उसको और आकर्षित बना दिया है। तो ये जो है एक अलंकृत डिज़ाइन बन गया, यानी हमने उसमें अलंकार का प्रयोग कर दिया, ये अच्छी तरीके से उसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया है। तो आप देख सकते हो दोनों में क्या अंतर है। ये एक संरचनात्मक डिज़ाइन है, बल्कि उसके ऊपर अगर हमने कोई सजावट कर दी, उसको डेकोरेट कर दिया हमने, तो वो एक अलंकृत डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, हाँ। तो अब हम पढ़ेंगे डिज़ाइन के मुख्य कारक। बच्चों, डिज़ाइन के जो मुख्य कारक हैं वो दो हैं, तत्व एवं सिद्धांत। यानी दो प्रकार के ऐसे कारक हैं जो डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, यानी इनकी वजह से ही आप अगर सोचो तो डिज़ाइन जो वस्त्र एवं परिधान में होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हम ये समझेंगे कि ये कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व। डिज़ाइन के तत्व जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स चार प्रकार के होते हैं। एक है सबसे पहला आकृति या रूप, दूसरा है रंग या कलर, तीसरा है बनावट या टेक्सचर हम इसे कहते हैं, और चौथा है रेखा या लाइन जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों, रूप या आकृति, रंग, बनावट, रेखा, अगर आप देखें तो आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकती हैं कि रेखा ने रूप रंग बना रखा है। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं बताओ बच्चों कौन कौन से तत्व हैं डिज़ाइन के, तो आप याद कर लोगे अपने मन में कि रेखा ने रूप रंग बना रखा है। तो आप ऐसे मन से याद कर लेना, रेखा, रूप, रंग और बना से बनावट, रूप रंग बना रेखा, है ना। तो आपको ये चार
दिमाग में एकदम से आ जाएंगे कि कौन कौन से 4 डिज़ाइन के तत्व हैं। बच्चों ध्यान रहे, तत्व अलग होते हैं, सिद्धांत अलग होते हैं, तो ये 4 तत्व हैं। अब हम इन्हें समझेंगे कि कौन कौन से हैं। बच्चों सबसे पहला हम पढ़ेंगे रूप या आकृतियाँ, जिन्हें हम कहते हैं शेप्स और फॉर्म्स। ये भी 4 प्रकार की होती हैं: प्राकृतिक आकृतियाँ, फैशनेबल शैली की आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ और अमूर्त आकृतियाँ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम चित्र देख सकते हैं कि प्राकृतिक आकृतियाँ कौन सी हैं। जैसे प्राकृतिक डिज़ाइन हमने पढ़ा, वास्तविक डिज़ाइन हमने पढ़ा था अलंकृत डिज़ाइन के अंदर, तो वैसे ही प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं, यानी जो प्रकृति से ली गई हैं, जैसे फूल, पत्ती। अगर आप बगल की बेडशीट में देखो, यहाँ पे इस बेडशीट पे तो आपको कौन सा डिज़ाइन दिख रहा है? ये एक तरीके से ज़ीब्रा का डिज़ाइन है, आपने देखा है, काली सफ़ेद धारियाँ होती हैं, तो ये भी एक प्राकृतिक डिज़ाइन है। और ये फूल पत्तियाँ भी एक प्रकार से प्राकृतिक डिज़ाइन है। अगला है आपका, ये देखिए बेडशीट में भी इस तरीके का प्राकृतिक आकृतियाँ यानी फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं, तो ये भी एक प्राकृतिक डिज़ाइन है। अगला है आपका, अगर हम आपको प्राकृतिक आकृतियों के अलावा दूसरा बताएं तो प्राकृतिक आकृतियाँ और स्टाइलाइज्ड आकृतियाँ होती हैं, यानी आप इस तरीके से इन्हें समझें। स्टाइलाइज्ड से मतलब होता है कि उनको स्टाइल किया गया है। प्राकृतिक आकृतियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से या वास्तविक रूप से पाई जाती हैं, और इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं वो प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुओं की सामान्य आकृतियों की नकल होती है, जो प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं। तो अब हमने इससे पहली स्लाइड में पढ़ा कि प्राकृतिक आकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं। फूल पत्तियाँ या किसी मानव निर्मित जो वस्तुएं हुए हैं उनकी नकल है। अब दूसरी जो हमने पढ़ी है फैशनेबल शैली की आकृतियाँ होती हैं, जिनको हम स्टाइलाइज्ड कहते हैं। फैशनेबल शैली की आकृतियों से मतलब है जो संशोधित की जाती हैं और सरल रूप में बना दी जाती हैं, वो कहलाती है फैशनेबल शैली की आकृतियाँ। ये आकृतियों का कुछ भाग विकृत होता है अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण दर्शाया गया होता है। अगर आप सामने देखें तो आपको इस चित्र में दिखाया गया है नेचुरलाइज्ड यानी प्राकृतिक आकृतियाँ जो फूल पत्तियाँ हैं, और स्टाइलाइज्ड यानी फैशनेबल शैली की जो आकृतियाँ हैं, जो इस तरीके का अलग अलग तरीके का डिज़ाइन बना होता है। उसके बाद आती हैं ज्यामितीय आकृतियाँ। आप जानते हैं ज्यामितीय नमूने जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेखाओं, स्क्वायर वगैरह, इन सब का प्रयोग किया जाता है। वर्ग का या फिर त्रिकोण का उपयोग किया जाता है। तो ये इस तरीके की आकृतियाँ जो है वो ज्यामितीय आकृतियाँ कहलाती हैं, जो गणितीय रूप से पैमाना, कपास, अन्य मापक उपकरणों का उपयोग करके बनाई जाती है और वैसा ही कुछ आभास देती हैं। उसके अलावा है बच्चों आपका कुछ अमूर्त आकृतियाँ होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट, जो हमने जैसे उसमें पढ़ा था ना अलंकृत डिज़ाइन में, तो उसी तरीके की कुछ अमूर्त आकृतियाँ होती हैं जो आपका जिनका कोई रूप नहीं होता है, वह किसी विशिष्ट वस्तु जैसी दिखाई नहीं देती हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन है। बच्चों हम पढ़ेंगे पैटर्न क्या होता है। एक या एक से अधिक प्रकार की आकृतियों के समूह को क्रमबद्ध शैली में समूहित करने की से जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे पैटर्न कहते हैं। किसी पैटर्न में आकृतियों का समूहन प्राकृतिक, ज्यामितीय या अमूर्त रूप से किया जा सकता है। यानी जो भी हमने ऊपर इससे पहले आकार पढ़े, तो हम सारे अलग अलग प्रकार के आकारों का प्रयोग करके, जब सारी आकृतियों का प्रयोग करके कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम उसे पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पैटर्न कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दूसरा तत्व। अभी हमने पढ़ा पहला तत्व जो कि था आकृतियाँ या आकार। अब हम दूसरा तत्व पढ़ेंगे रंग। बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी वस्त्र में सर्वप्रथम रंग ही हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। रंगों से वस्त्रों में सुंदरता का समावेश होता है और वस्त्रों में रंगों के विभिन्न प्रयोग व्यक्तियों की आकार, प्रकार और संवेदों को प्रभावित करते हैं। यानी वस्त्रों में रंगों का सुंदर उपयोग जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। इसलिए रंगों का और वस्त्रों का चयन करते समय पहनने वाले के व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए। हम जानते हैं कि रंग का कितना महत्वपूर्ण रोल है, कितना महत्व है। तो परिधान में अगर हम उचित रंगों का प्रयोग करें तो आत्मविश्वास की भावना आती है, और अगर वो अनुकूल ना हो व्यक्ति की आयु या व्यक्तित्व के और अवसर के, तो वो एक परिहास का या उपहास का पात्र बन जाता है।
रंगों से वस्तु का आकार भी प्रभावित होता है और पोशाक रचना में भी शारीरिक दोषों को छुपाने या परिवर्तित करके उनको सुंदर दिखाने में रंगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, रंग को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रंग हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, रंग को प्रकाश किरण के किसी वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तन होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी मानव नेत्र द्वारा किसी रंग का दिखना प्रकाश किरणों के परावर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुभूति है। बच्चों, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो हमें किस रंग की दिखाई देती है, ये निर्भर करता है कि वो कौन सा प्रकाश परावर्तित करती है। जैसे कि आप अपने सामने चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि आपको एक बॉल काली दिखाई दे रही है, एक बॉल लाल दिखाई दे रही है और एक बॉल सफ़ेद दिखाई दे रही है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो उस वस्तु पर पड़ रहा है, वो अगर वस्तु पूरा का पूरा सारी तरंग दैर्ध्यों को जो अलग अलग किरणें होती हैं प्रकाश की, उनकी सबकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो अगर वो सारी तरंग दैर्ध्यों को, सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है वस्तु, तो वो हमें काले रंग की दिखाई देती है। और जबकि अगर वो सारे रंगों को परावर्तित कर देती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ी और उसने सबको परावर्तित कर दिया, तो वो वस्तु हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। और कोई रंग हमें किस प्रकार का दिखता है, वो हम ऐसे समझेंगे कि जब आप इस लाल रंग की बॉल को देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसमें प्रकाश की किरणें सारी पड़ी और केवल लाल रंग की किरण को इस वस्तु ने परावर्तित कर दिया और बाकी की सारी किरणें अवशोषित कर ली। यानी ये बॉल ने हमें लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि केवल लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को इस वस्तु ने परावर्तित किया है और बाकी सारी अवशोषित कर ली हैं। समझ में आ गया बच्चों? यानी लाल एक रंग है जो हमें दिखाई दे रहा है, बल्कि काला जो है वो सारी किरणों को अवशोषित कर रहा है और सफ़ेद सारी किरणों को परावर्तित कर रहा है। बच्चों, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे सारी सूर्य की किरणें सारी तरंग दैर्ध्य की एक सेब के ऊपर पड़ रही हैं और जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है उसकी आँखों में जो लाल रंग है वो परावर्तित होकर के जा रहा है। तो ये जो एप्पल या सेब यहाँ पे रखा हुआ है वो उसे लाल रंग का दिख रहा है। यानी केवल लाल रंग की किरण ही जो है वो परावर्तित करी है सेब ने, तो इसलिए वो हमें लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो किसी भी वस्तु का रंग देखने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश को देखा जा सके। यानी अगर अब आपसे कहा जाए कि कोई वस्तु आपको काली क्यों दिखती है, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि वो वस्तु सारे प्रकाश की सारी किरणों को अवशोषित कर रही है, इसीलिए वो आपको काली दिखाई दे रही है। और अगर वो सारी परावर्तित कर रही है तो वो आपको सफ़ेद दिखाई दे रही है। तो बच्चों, रंग को आपने इस तरीके से समझा और इसका एक और सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने देखा होगा जब बारिश होती है और बारिश के बाद धूप निकलती है तो कई बार हमें आसमान में एक रेनबो दिखाई देता है। 7 रंगों का जो रेनबो होता है वो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और अगर आप इस चित्र में देखो तो ये जो रेनबो है ये कैसे बना, जब सूर्य की सारी प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों का बनाया गया एक जाल है, यानी बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, तो उन पर जब ये पड़ती हैं सारी किरणें तो वो एक प्रिज्म सा बना देती हैं और वो जब प्रकाश को परावर्तन करती हैं तो वो सारे रंग जो हैं वो आसमान में कुछ इस तरीके का रेनबो बना लेते हैं जो हमें 7 रंगों में दिखाई देता है। यानी 7 रंग जो है वो जो बारिश की बूंद थी वो जब परावर्तित कर देती है तो वो हमें एक रेनबो की तरह आसमान में दिखाई देता है। तो बच्चों, ये था रंग को आपने अच्छी तरीके से समझा। अब हम रंग की विशेषताओं को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। रंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना बच्चों। तो सबसे पहले हम जाने रंग क्या होता है। रंग की जो पहली विशेषता क्या होती है, रंग की पहली विशेषता हम कहते हैं ह्यू। ह्यू है किसी भी रंग का नाम, यानी जो रंग आपको जिस तरीके का दिखाई देता है आप उसको उसका ह्यू कहते हैं। यानी अगर आपको सेब दिखा है वो लाल रंग का है तो आप कहोगे कि इस एप्पल का या सेब का जो ह्यू है वो लाल रंग का है, यानी रेड कलर का है। दूसरा है बच्चों मूल्य, वैल्यू। किसी भी रंग का मूल्य क्या होता है, रंग का हल्कापन और गाढ़ापन उसका मूल्य कहलाता है। यानी रंग अगर आपको हल्का दिखाई देता है तो वो उसका गाढ़ा दिखाई देता है, या हल्का दिखाई देता है तो वो उस रंग का मूल्य कहलाता है।
रंग को हल्का करने के लिए सफ़ेद रंग मिला देते हैं तो हम उसे आभा कहते हैं यानी टिंट, और अगर काला रंग मिला देते हैं तो वो रंग काफ़ी गाढ़ा डार्क हो जाता है और उसे हम कहते हैं रंगत यानी शेड। जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, एक लाल कलर हमने लिया जो कि बिल्कुल प्योर रेड है, हमने इसमें सफ़ेद रंग मिलाया तो हमें इस तरीके का कुछ बिल्कुल पिंक पिंक कलर का एक रंग मिला है, इसको हम कहते हैं टिंट, यानी ये रेड का प्योर रेड का टिंट है यानी लाल रंग की आभा है। और जब हमने इसमें काला रंग मिलाया तो ये कुछ इस प्रकार से मरून सा या भूरे रंग सा डार्क कलर हो गया, डार्क रंग हो गया, इसको हम कहते हैं शेड यानी रंगत। तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो लाल रंग की आभा है और ये जो है वो लाल रंग की रंगत है, यानी उसका हल्कापन और गाढ़ापन है। अब हम तीसरे विशेषता की बात करें तो रंग की तीसरा विशेषता होती है तीव्रता या इंटेंसिटी। तीव्रता से मतलब है रंग की चमक और नाजुकता। अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखो तो आपको दो प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा रंग ब्राइट दिखाई दे रहा है यानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप ये वाले रंग कहेंगे, ये लाल हरा और नीला रंग आपको ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो जो चमकता हुआ रंग है यानी तीव्रता है, वो रंग की तीव्रता जो है वो उसको अधिक हमें अधिक अच्छी दिखाई देती है। तो अगर चमकीलों रंगों का हम इस प्रकार से किसी भी वस्त्र में प्रयोग कर सकते हैं जब हमें किसी शरीर के किसी स्पेशल हिस्से को उभारना होता है, जैसे पतली और लंबी गर्दन वाले क्षेत्र को उभारने के लिए हम नीली कलर की रंग की ड्रेस में पीले कलर का कॉलर या योक का उपयोग करते हैं, तो उससे उस गले के हिस्से यानी विशेष जो गले का हिस्सा है वो उभर कर दिखाई देता है। तो हम जानते हैं जो डार्क कलर है यानी ये जो डार्क कलर है इसकी तीव्रता जो है वो कम है, तो ये एकदम दबा दबा और नीरस सा दिखाई देता है, जबकि शोक रंगों की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है बच्चों, अब हमने ये समझा कि रंग क्या होता है, हमें किस तरीके से अलग अलग रंग दिखाई देते हैं और रंग की विशेषता क्या होती है। तो 3 विशेषताएं हमने पढ़ी, ह्यू, मूल्य और तीव्रता। अब बच्चों इसके अलावा काला रंग और सफ़ेद रंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं ग्रे कलर, आप धूसर रंग जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये होता है काले और सफ़ेद रंग का मिश्रण। तो जब हम यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में एक स्केल दर्शाया गया है, एक पैमाना दर्शाया गया है, इसको हम धूसर पैमाना कहते हैं। इसमें 0 रंग जो है वो काले को दिया जाता है और 10 रंग सफ़ेद को दिया जाता है, यानी और 5वां रंग जो है वो धूसर के लिए है, यानी ये जो ह्यू है वो धूसर के लिए है। और इस 5 रंग से अगर हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमें सफ़ेद रंग की आभा यानी टिंट मिलेगा, और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे 0 to 5 तो हमें काले रंग की रंगत मिलेगी। यानी आप यहाँ इस ऊपर वाले चित्र से भी समझ सकते हो, ये आप देख सकते हो लाल रंग यूज़ करके बनाया गया है, तो लाल के रंग की आभा इधर से है और लाल रंग की जो रंगत है वो इधर को है, यानी वो और डार्क होता जा रहा है, काले की तरफ जा रहा है, और वो और हल्का होता जा रहा है, सफ़ेद की तरफ जा रहा है। तो बच्चों आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो कि ये जो ग्रे पैमाना है या ग्रे स्केल धूसर पैमाना हम जिसे कहते हैं, ये हमें किसी भी रंग के तुल्य मान का अनुमान लगाने में पता करता है। यानी आप इस स्केल से ये पता लगा सकते हो कि कौन सा ज़्यादा रेड है, कौन सा ज़्यादा ब्लैक की तरफ है, बहुत सारे जो शेड्स हैं उनका पता लगा सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद आप इस चित्र में देख करके अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि कौन सा रंगत की बात कर रहा है चित्र और कौन सा आभा की बात कर रहा है। तो अगर आप इस चित्र में देखो तो काले रंग के साथ काले रंग का मान आपको पता चल रहा है, शेड पता चल रहा है 0 से 5 हर रंग का। यहाँ काला है, ये ग्रे है, यहाँ पे आप देखते जाओ तो हर रंग के शेड के बारे में पता चल। ये पीले रंग का है, ये हरे रंग की रंगत है, ये भी नीले नीले रंग की है ना, ये ऑरेंज रंग की है, इस तरीके से ये लाल रंग की है। और अगर हम बात करें आपके सफ़ेद रंग के मान की, यानी हम पढ़ें आभा के बारे में, तो आप देखते जाओगे ये पीले रंग की आभा है, ये हरे रंग की आभा है, ये लाल रंग की आभा है। तो ये इस प्रकार से एक व्हील है, हम आगे जाके जिसे समझेंगे कि कलर व्हील यानी रंग चक्र क्या होता है,
अभी आप बस ये समझ में आ गया है कि रंग में शेड और आभा क्या होती है। बच्चों अब हम समझेंगे रंगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी कौन कौन से टाइप के रंग होते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा, तो बच्चों ह्यू हमने पढ़ा रंग का सामान्य नाम है। वर्णक्रम 7 रंगों को दर्शाता है, यानी 7 प्रकार के जो हैं रंग होते हैं वर्णक्रम में। तो डिज़ाइन की दृष्टि से, अगर हम डिज़ाइन की दृष्टि से बात करें तो रंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले मुंसल रंग चक्र को समझना होगा। और इन जो मुंसल आप यहाँ पे देख सकते हो चित्र में, ये एक मुंसल रंग चक्र है। तो इस मुंसल रंग चक्र में आपको ये चीज़ समझनी है कि कौन कौन से रंग आते हैं और हमने उन्हें किस प्रकार से विभाजित किया है। तो अगर आप देखो, सबसे पहले आता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग ऐसे रंग जो किसी और रंग को मिलने से नहीं बनते। ये वे रंग होते हैं जो किसी रंग को मिलाकर नहीं बनते। और आप इस चित्र में अगर देखो तो उसका उदाहरण आपको मिल सकता है। आप यहाँ पे देखो, पीला, लाल और नीला रंग इसका उदाहरण है। आप इस चित्र में अगर देख रहे हो तो बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है एक प्राथमिक रंग पीला, ये है प्राथमिक रंग लाल और ये है प्राथमिक रंग नीला, जो कि स्क्वायर, जो कि एक सर्कल से यानी एक गोले से दिखाया गया है। ये प्राथमिक रंग है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक रंग की। ये वो रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं। अगर आप देखो तो दो जो प्राथमिक रंग हैं उनके बीच में एकदम बीचों बीच ये द्वितीयक रंग दिए होंगे। तो आप इस चित्र में देखो, ये पीला प्राथमिक रंग है, ये लाल प्राथमिक रंग है। इन दोनों रंगों को मिलाने से जो रंग हमें प्राप्त हुआ द्वितीयक रंग, वो ये है जो नारंगी रंग है, वो लाल और पीले का द्वितीयक रंग है। उसी प्रकार से अगर आप देखो, यहाँ प्राथमिक और इस प्राथमिक रंग से यानी पीले और नीले को मिलाने से हमें जो द्वितीयक रंग प्राप्त हुआ वो ये है, स्क्वायर में वर्ग में यहाँ पे दिया हुआ है हरा रंग, ये एक द्वितीयक रंग है। और इन दोनों प्राथमिक रंगों को यानी लाल और नीले को मिलाने से हमें जो प्राप्त हुआ वो ये है बैंगनी रंग, यानी लाल और नीले का जो द्वितीयक रंग है वो बैंगनी है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा कि 1 2 3 प्राथमिक रंगों के बाद 1 2 3 द्वितीयक रंग हमें मिले हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे तृतीयक रंग। तृतीयक या जिनको हम माध्यमिक रंग भी कहते हैं। जब हम प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंगों को मिलाते हैं तो हमें तृतीयक रंग मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर चित्र में त्रिकोण जो भी बने हुए हैं उनमें तृतीयक रंगों को दर्शाया गया है। आप यहाँ देखो तो तृतीयक रंग कैसे बन रहा है। अगर इस प्राथमिक रंग को पीले और द्वितीयक रंग को नारंगी को मिला दिया गया तो हमें एक तृतीयक रंग प्राप्त हुआ जो कि है पीला नारंगी रंग। इसी प्रकार से अगर हमने इधर पीले और इस द्वितीयक रंग को मिलाया इधर की तरफ दाईं तरफ, तो हमें ये तृतीयक रंग प्राप्त हुआ जो कि है पीला और हरा। इसी प्रकार से बच्चों एक और उदाहरण अगर हम देखें तो हमने इस प्राथमिक रंग को यानी लाल को अगर इस द्वितीयक रंग ऑरेंज नारंगी के साथ मिलाया तो हमें ये तृतीयक रंग प्राप्त हुआ जो कि है लाल नारंगी। तो इसी प्रकार से इस चक्र में आप देखो जितने भी त्रिकोण दिए हुए हैं ये सारे तृतीयक रंग हैं। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं और तृतीयक रंग कौन से हैं। यानी प्राथमिक रंग जो किसी भी रंगों को मिलाने से नहीं बनते, ये 3 होते हैं, लाल पीला नीला। द्वितीयक रंग जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं ये भी 3 होते हैं, नारंगी हरा और बैंगनी। और तृतीयक रंग जो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को बनाने से बनते हैं और ये होते हैं 3 और 3 6, यानी 3 प्राथमिक 3 द्वितीयक रंग और 6 तृतीयक रंग। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। इन रंगों को जो आपने रंग चक्र में पढ़े अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो रंग चक्र हैं वो आपको इस चित्र में अगर आप देखो तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। प्राथमिक रंग इस तरीके से उभार कर दिखाए गए हैं। आप यहाँ पे देखो प्राथमिक रंग जो 3 थे, द्वितीयक रंग जो फिर से 3 थे और जो आपने लास्ट में पढ़ा तृतीयक या माध्यमिक रंग जो 6 थे। तो ये इस चित्र से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा
कौन कौन से रंग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जो रंग हैं इसके अतिरिक्त कौन कौन से अन्य रंग हैं। तो इसके अतिरिक्त अन्य समूह हैं जैसे उदासीन रंग, जिन्हें हम सफ़ेद, काला, धूसर, रजत और धात्विक भी कहते हैं। यानी जो सफ़ेद रंग है, काला रंग है, ग्रे कलर है, सिल्वर कलर है और मेटल कलर है बच्चों, इनको हम उदासीन या अवर्णक रंग भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई रंग नहीं होता और ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं, उदासीन रंग होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हो, इस चित्र में इन सभी रंगों का उपयोग किया गया है जो कि उदासीन रंग होते हैं। तो ये उदासीन रंग ही आपको अवर्णक भी कहलाते हैं, यानी इनमें कोई रंग नहीं होता है। इसके अलावा बच्चों अब हम पढ़ेंगे पैंटोन शेड कार्ड और पैंटोन रंग चार्ट क्या होता है। बच्चों हम जानते हैं कि बाज़ार में बहुत अलग अलग तरीके के रंग मिलते हैं, इतने सारे कपड़े और इतना बड़ा कपड़ों वस्त्रों का व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। जैसे आप देखेंगे लाल के ही बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे ईंट सा लाल, रक्त सा लाल, है ना, टमाटर सा लाल, रूबी सा लाल, गाजर सा लाल। तो आपने देखे होंगे रेड, है ना, रेड के बहुत सारे कलर हैं, येलो के, तो बहुत सारे रंग होते हैं। तो ये एक तरीके का कन्फ्यूजन यानी एक उलझन पैदा कर देते हैं। तो इस उलझन को ध्यान में रखकर ही जो है या उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन एवं व्यापार में रंगों के मान को समझने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए कि कोई उलझन ना हो, रंगों के नाम के साथ एक निर्धारित संख्या का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार की रंग निर्धारित संख्या को उपयोग में लाने की पद्धति बनाई गई है। इस पद्धति की मुद्रित निर्देशिका को ही पैंटोन शेड कार्ड कहते हैं। मुद्रित निर्देशिका मतलब एक बुकलेट होती है, किताब होती है, जिसमें ये सारे रंगों के अलग अलग शेड्स हैं और उनको एक संख्या दी गई है, निर्धारित संख्या, ताकि हर रंग की उस संख्या के अनुसार पहचान हो सके। तो ये जो निर्धारित निर्देशिका है यानी कि एक प्रिंटेड आपकी किताब है, बुकलेट है, इसको हम पैंटोन शेड कार्ड कहते हैं। पैंटोन शेड कार्ड में रंगों की उनकी आभाओं यानी उनकी टिंट के हिसाब से और उनकी शेड और रंगत के हिसाब से विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है और हर रंग को जो भी उसमें शेड है उसको एक कोड या फिर संख्या दी जाती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। यानी ये शेड कार्ड की सहायता से फैशन के बारे में पूर्ण जानकारी देने और विदेशों में उत्पादों का ऑर्डर देने में काफ़ी सहायता मिलती है। अगर आप इस चित्र में देखो तो आपको समझ में आ रहा है ये एक पैंटोन शेड कार्ड है। इसमें एक ही रंग के आप देखो इतने सारे रंगों के काफ़ी सारे शेड दिए हुए हैं और इधर ही अगर आप इसकी दाईं तरफ देखो तो पैंटोन रंग चार्ट है, यानी एक ही रंग के आप देखो इतने सारे शेड्स दिए गए हैं। तो अगर आप किसी दुकान में किसी व्यापारी के पास जाओ तो आपको ये पैंटोन शेड कार्ड और रंग चार्ट आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी कपड़ा व्यापारियों के पास होता है। उन लोगों को रंगों की पहचान करने में मदद करता है। तो अगर आप किसी व्यापारी के पास जाकर के पीले रंग का कपड़ा मांगोगे तो आप देखोगे कि उसके पास पीले रंग में बहुत सारे शेड्स होंगे, बहुत सारे कपड़े होंगे। तो आप यहाँ पे अगर इस चित्र में संख्या से बता दोगे कि मुझे इस रंग का जैसे PMS 102 रंग का कपड़ा चाहिए, तो आपको इससे मैच करके सेम यही कपड़ा देगा। तो इन संख्या पद्धति जो हमने अपनाई है पैंटोन शेड कार्ड, इसका क्या महत्व है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या किसी व्यापारी को कपड़ा निर्माता जो है उसे ऑर्डर देना होता है किसी विशेष रंग के कपड़े का, तो वो रंग की बजाय इस रंग जो ये शेड दिए गए हैं, कोड संख्या दी गई है, इनका प्रयोग करेगा तो उसे उसी प्रकार के वस्त्र सेम कलर का कपड़ा ऑर्डर करने में आसानी होगी और उसे वो मिल जाएगा। तो यानी इसका ये महत्व है कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय कोड्स दिए जाते हैं कलर्स को, जो उस पुस्तिका में या फिर जिसको हम पैंटोन शेड कार्ड या रंग चार्ट कहते हैं उन पर लिखी हुई होती है और उसके अनुसार जो है ये उस उलझन को जो हमें रंग चुनने में समस्या होती है उसको सॉल्व कर देता है। उसके लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आपने ये पढ़ा कि रंग में कौन कौन से प्रकार के रंग हैं और पैंटोन शेड कार्ड और पैंटोन रंग चार्ट क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि वस्त्रों के स्तर पर यानी जब कपड़ा बनता है बच्चों तो कौन कौन से स्तर पर रंग किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखो सबसे पहला है रेशे के स्तर पर।
रेशे के निर्माण के दौरान और रेशे के निर्माण के उपरांत दो प्रकार से रंग किया जाता है। रेशे के निर्माण के दौरान रंगाई की प्रक्रिया बहुत ही कम अपनाई जाती है। इसका कारण ये है कि ये बहुत महंगी प्रक्रिया होती है, बहुत महंगी प्रक्रिया है, और कभी कभी इसे जो है कुछ कृत्रिम और निर्मित जो कृत्रिम रेशे होते हैं मानव द्वारा निर्मित, उनकी रंगाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और विशेषकर उनके लिए जो आसानी से अगर कपड़ा बना लें और उन्हें रंगने में मुश्किल होती है तो और या फिर बहुरंगी धागे वाला हमें कोई रेशे वाला कपड़ा चाहिए होता है तो उसके लिए ही ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन इस प्रकार से बनने वाले जो वस्त्र होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। दूसरा बच्चों, आप देखो धागे के स्तर पर यानी धागे के निर्माण के दौरान की गई रंगाई जो होती है वो बहुत से डिज़ाइनों की रचना में मदद करती है। यानी आपको अगर अलग अलग प्रकार की बुनाई कढ़ाई करनी है तो अलग अलग प्रकार के कपड़े पट्टियाँ वगैरह जो होती हैं वो अलग अलग धागे से बनाई जाती हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने में बहुत हेल्प करती है, बहुत अच्छा होता है इस तरीके। और धागों की बधाई रंगाई करने पर एक सुंदर पैटर्न प्राप्त होता है। तो आप अगर देखो, आपने देखा होगा जैसे मम्मी लोग करते हैं, बुनाई करते हैं तो वो अलग डिज़ाइन बनाने के लिए अलग अलग ऊनी धागों का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कि अलग अलग धागों का प्रयोग करने से एक अच्छा सा डिज़ाइन मिलता है, कलरफुल डिज़ाइन मिलता है। तीसरा है बच्चों वस्त्र के स्तर पर, यानी जब कपड़ा बन गया तो उसके बाद उसकी रंगाई की जाती है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। एकल रंग वाले वस्त्र प्राप्त करने के लिए, या फिर आपने देखा होगा बधाई या बाटिक प्रक्रिया द्वारा डिज़ाइन वाले वस्त्र प्राप्त करने के लिए ये वाली प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है। उसके अलावा आपने देखा होगा जब कपड़ा बन रहा है या वो बन जाता है उसके बाद उसमें रंगाई की जाती है। आपने दुकानों में देखा होगा, बाज़ार में डाई होते हैं कपड़े, तो अगर आप सफ़ेद कलर का दुपट्टा या सफ़ेद कलर का कुर्ता लेकर जाते हैं तो वो आपके मनचाहे रंग में आपको डाई करके दे देते हैं। तो ये एक वो ही प्रक्रिया है कि वस्त्र बनने के बाद जो वस्त्र के स्तर पर रंगाई होती है, रंग होता है। तो वस्त्रों में रंग बच्चों 3 स्तर पर किया जाता है, हमने अभी ये पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे रंग योजनाएं कौन सी होती हैं या रंग सुमेल क्या होता है। बच्चों रंग योजनाओं से हमारा मतलब है जो रंग हमने अभी पढ़े, इतने प्रकार के रंग थे, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक रंग। तो इन रंगों को हम किस किस प्रकार से मिला करके कोई योजना बना सकते हैं। तो ये योजनाएं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है संबंधित योजनाएं, रिलेटेड स्कीम्स, और दूसरी होती है विषम योजनाएं यानी कॉन्ट्रास्टिंग स्कीम। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, संबंधित योजनाओं से मतलब है संबंधित जो रंग होंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे। विषम योजनाएं मतलब जो अलग अलग रंग होंगे, अलग एक दूसरे से काफ़ी दूर, इन बिल्कुल विपरीत रंगों का प्रयोग जो होगा वो विषम योजनाओं के अंतर्गत आता है। तो आओ इसे हम डिटेल में समझें। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटेड कलर स्कीम यानी संबंधित योजनाएं। अगर आप यहाँ पर चित्र में देखो तो आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा है कि एक है अवर्णीय योजना। अवर्णीय से मतलब जिसमें कोई भी रंग नहीं है, ये बिल्कुल अवर्णीय है, कोई भी वर्ण का प्रयोग नहीं है, यानी काला, सफ़ेद और धूसर रंगों का ये जो आप देख सकते हो एक चक्र है, ये अवर्णीय है संबंधित रंग योजना। दूसरी होती है बच्चों एक वर्णीय। एक वर्णीय से मतलब सिर्फ एक रंग का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आप इस कलर व्हील में यानी रंग चक्र में देखो तो यहाँ पे ये 3 बिंदु दर्शा रहे हैं कि ये पीले कलर के 3 रंगों का उपयोग किया गया है, 3 शेड्स का उपयोग किया गया है। तो क्योंकि तीनों पीले रंग एक दूसरे से संबंधित हैं, तो अगर हम संबंधित योजना पढ़ रहे हैं तो हम एक से रंगों का आपस में जिनका संबंध है उन रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 3 रंग हो गए और एक ही रंग है, इसलिए हम इसे एक वर्णीय कह रहे हैं क्योंकि हम एक ही रंग के अलग अलग शेड का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है बच्चों अनुरूप या एनालॉगस। एनालॉगस क्या होती है? एनालॉगस या अनुरूप से मतलब हम उस रंग का जो मुख्य रंग है उसके आसपास के 2 रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। यानी अगर पीला है तो उसके साथ हरा और ऑरेंज, अगर हम ऑरेंज यूज़ करें तो उसके अगल बगल वाला येलो ऑरेंज और रेड एंड ऑरेंज, यानी जो हमने रंग चक्र पढ़ा उसमें हम किसी मुख्य रंग के अगल बगल वाले 2 रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कहलाती है अनुरूप रंग योजना। ठीक है बच्चों, तो ये थी संबंधित कलर स्कीम्स या संबंधित रंग योजना। अब दूसरी जो हमने पढ़ रहे हैं वो है विषम रंग योजना। विषम रंग योजना से मतलब बिल्कुल विपरीत अलग रंगों का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले विषम रंग योजना में हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, विषम रंग योजना एक ये रंग और एक ये रंग, यानी पीले रंग का रंग चक्र में ये एक रंग चक्र है
उसमें हमने इस पीले रंग के बिल्कुल विपरीत में जो रंग है उसका प्रयोग कर लिया, तो ये पूरक रंग योजना कहलाती है। यानी हमने उसका जो पूरक रंग है उसका उपयोग किया। पीले के साथ बैंगनी रंग का उपयोग जो है वो आपका, ये देख सकते हो, पीले के साथ बैंगनी रंग का उपयोग एक पूरक रंग योजना कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसी रंग चक्र में देखें, अगर हम इस हरे रंग को ले रहे हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका पूरक रंग कौन सा है तो क्या होगा? बिल्कुल इसके ठीक ऑपोजिट आपने जाना है, बिल्कुल विपरीत। तो ये लाल रंग और ये हरा रंग जो है ये पूरक रंग योजना बना रहे हैं। लाल और हरा एक दूसरे का पूरक रंग है। इसी तरीके से अगर हम ऐसे देखें तो इस नीले रंग का पूरक रंग कौन सा होगा? हम बिल्कुल सीधे चले जाएंगे रंग चक्र में, तो ये ऑरेंज रंग जो है, ये ऑरेंज और नीला एक दूसरे का पूरक रंग है, यानी एक पूरक रंग योजना है। उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं बच्चों, पूरक रंग योजना भी दो प्रकार की है। एक है दोहरा पूरक रंग योजना, यानी दोहरा से मतलब दो पूरक रंग हमें लेने हैं। अब दो पूरक रंग लेने हैं। दो पूरक रंग से मतलब है बच्चों कि जो कलर व्हील या रंग चक्र है उसमें हम दो विपरीत रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। यानी जैसे इस चित्र में अगर हम देख समझे तो पीले के साथ हमने बैंगनी का किया और इसी के साथ हम इसके किसी पूरक का यानी हरा और लाल रंग का उपयोग कर ले रहे हैं। तो ये दो पूरक हमने यूज़ कर लिए, तो इसीलिए ये दोहरा पूरक रंग योजना हो गई। आप इस चित्र से भी समझ सकते हो, ये ऑरेंज हमने लिया, इसके ऑपोजिट ब्लू ले लिया, यानी ऑरेंज के ऑपोजिट नीला, नारंगी के विपरीत नीला, और ये हरे पीले के जो विपरीत है ये लाल बैंगनी रंग, यानी ये भी एक तरीके की पूरक योजना हो गई। हाँ, तीसरी बच्चों क्या इसकी योजना है? विभाजित पूरक रंग योजना। अब देखो विभाजित पूरक रंग योजना क्या होती है? हमने एक रंग लिया जो मुख्य रंग था, जैसे कि ये है पीला रंग, तो हमने इस पीले रंग को बिल्कुल विपरीत जाना नहीं है, इस विपरीत रंग के आसपास के दो रंग ले लेने हैं। यानी आप इसको कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे हम आगे बढ़े पीले रंग से, हमने इसको दो रंगों में विभाजित कर लिया, यानी उसके विपरीत रंग के आसपास वाले दो रंग ले लिए, तो ये कहलाई विभाजित पूरक रंग योजना। पूरक रंग को विभाजित कर दिया, यानी इस पीले रंग के साथ ये बैंगनी और लाल रंग जो बिल्कुल इस पूरक रंग के ऑपोजिट है, विपरीत है, ये यानी ये और ये, इस पूरक को छोड़ करके इसके आसपास के दो रंग जो हमने ले लिए ये हो गए विभाजित पूरक रंग योजना। बच्चों ये हमने पढ़ा संबंधित रंग योजना और विषम रंग योजना। अब कुछ अन्य प्रकार की भी रंग योजनाएं होती हैं, जिस तरीके से आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, ये है आपका त्रिकोणीय योजना। यानी त्रिकोणीय रंग योजना में अगर आप यहाँ पे समझो कुछ इस प्रकार से, एक त्रिकोण बन रहा है, आप देखो, तो ये त्रिकोण जब हम किसी भी, आप चाहे तो इस तरीके से भी त्रिकोण बना सकते हैं, है ना। कोई भी तीन कोने वाले रंगों का जो आप उपयोग कर रहे हो वो आपकी त्रिकोणीय रंग योजना है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो चार रंगों वाली योजना, यानी चतुर्भुज योजना हम इसे कह सकते हैं। तो ये चार रंगों का जब हम इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, एक्स एक तरीके से क्रॉस बना दे रहे हैं, तो ये जो है आपकी, ये भी एक प्रकार की विषम रंग योजना है। अलग अलग रंग का प्रयोग जब हम इसमें कर रहे हैं। और उसके बाद आखिरी में आती है बच्चों आपकी स्क्वायर, यानी अगर आप देखो इनको अगर आप आपस में मिलाओ तो ये एक तरीके का स्क्वायर यानी वर्ग बना रही है, तो ये एक वर्गीय योजना है। यानी हम इसमें चार रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल आप इस तरीके से चाहे तो आप अलग रंग भी ले सकते हो, लेकिन आपको एक स्क्वायर बनाना है और ये स्क्वायर में जो जो रंग आएंगे वो ही रंग आपको लेने हैं। तो ये एक स्क्वायर यानी वर्गीय रंग योजना हो गई। ये भी एक विषम प्रकार की रंग योजना है। तो बच्चों अभी हमने समझा अलग अलग तरीके के रंग कौन कौन से होते हैं, रंगों की क्या विशेषताएं होती हैं, कलर व्हील हमें रंग कैसे दिखाई देता है, रंग चक्र क्या होता है, धूसर पैमाना या ग्रे स्केल क्या होता है, ग्रे रंग का पैमाना, पेंटोन शेड चार्ट, पेंटोन रंग चार्ट क्या होता है, और उदासीन रंग कौन से होते हैं, कौन कौन सी रंग योजनाएं होती हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा रंग के बारे में, जो कि हमारा दूसरा तत्व था डिज़ाइन का। डिज़ाइन का पहला तत्व हमने पढ़ा था आकृति, जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों आकृतियाँ कौन कौन सी प्रकार की होती हैं। दूसरा हमने अभी आपने जो पढ़ा है वो है रंग। अब हम तीसरा तत्व पढ़ने जा रहे हैं जो कि है संरचना अथवा बनावट।
तो बनावट क्या है? बनावट है वस्त्र की स्पर्श तथा देखने की गुणवत्ता, यानी कोई भी वस्त्र हमें स्पर्श करने में और देखने में कैसा लगता है, क्वालिटी उसकी कैसी है। तो बच्चों हम अगर इसमें देखें तो आपको ये चित्र में दिखाई देने वाला जो कपड़ा है वो किस प्रकार का लगता है। तो आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप इसे देख कर के बता सकते हैं कि कैसा दिखता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि ये सफ़ेद रंग है, चमकीला रंग है, छूने में मुलायम है और पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है ना। उसी प्रकार से अगर हम पूछें आपसे कि ये जो कपड़ा है इसकी प्रकृति कैसी है, तो आप कहेंगे ये काफ़ी ढीला है, सॉफ्ट है, लटका हुआ दिख रहा है, तो ये इस कपड़े की प्रकृति है। और इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए कि ये कपड़ा छूने में कैसा लगता है, हालांकि आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन आप देख के ये बता सकते हो कि इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो ये इस संरचना के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये देखने में चमकीला और बहुत ही मुलायम है, ये एक सैटिन का कपड़ा है। और उसी प्रकार अगर हम ये वाले इसको आपको बोलें कि इसे छू करके बताओ, तो आप इसे देख सकते हो कि ये छूने में कैसा लगता है। ये काफ़ी खुरदरा है, यानी एकदम रफ़ इसका टेक्सचर है, बिल्कुल रफ़ है, तो ये छूने में रफ़ है। तो अगर हम देखें कि इन दोनों से में से कौन सा कपड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होगा, जिससे अगर वस्त्र बनेगा तो वो ये लाल रंग का जो कपड़ा है वो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो आप देख सकते हो कि बनावट यानी संरचना का जो है क्या काम है, वो है आपकी स्पर्श और देखने की गुणवत्ता को दर्शाता है। तो बच्चों ये जो संरचना और बनावट है वो बहुत सारे कारणों पर निर्भर करती है कि कोई कपड़ा दिखने में या बुनाई में कैसा होगा, उसकी कैसी गुणवत्ता होगी। तो सबसे पहला कारण है रेशों के प्रकार। रेशों के प्रकार से मतलब है कपड़े की बुनावट मुख्य रूप से रेशे के प्रकार या उस पर निर्भर करती है कि वो प्राकृतिक रूप से बना है या फिर किसी कृत्रिम रूप से। उसकी लंबाई है कैसी है, उसकी उत्कृष्टता, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका कैसा गुण है, वो छूने में कैसा लगता है। दूसरा है आपका धागे के प्रसंस्करण की विधि तथा धागे का प्रकार, यानी आप इसे ये इस तरीके से समझो कि जो धागे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र पे देख सकते हो बच्चों कि ये 2 प्रकार के धागे हैं। अगर इससे आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कैसा वस्त्र बन जाएगा और इससे कैसा वस्त्र बनेगा। तो अगर हम इन दोनों प्रकार के धागों का प्रयोग करें तो इस वाले हरे रंग के धागे से काफ़ी सॉफ्ट और चमकीला कपड़ा बनेगा, जबकि इस प्रकार के धागे से काफ़ी रफ़ और खुरदुरा कपड़ा बनेगा जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यानी धागा किस प्रकार से बनाया गया है उस पर भी निर्भर करती है किसी वस्त्र की बुनावट या संरचना। उसके अलावा है बच्चों वस्त्र निर्माण की तकनीक। वस्त्र निर्माण की तकनीक कई सारी प्रकार की होती हैं, बहुत अलग अलग तरीक़ों से कपड़ा बनाया जाता है। तो किस प्रकार से वो किस तकनीक का उपयोग करके वो कपड़ा बनाया गया है उस पर भी उसकी बुनावट निर्भर करती है। उसके अलावा वस्त्र सज्जा, यानी वस्त्र को किस तरीके से आपने सजा कर रखा है। और लास्ट है सतह की सजावट, यानी वस्त्र के ऊपर आपने किस तरीके की सजावट की हुई है। तो उसके उदाहरण हम पढ़ते हैं। अगर आप देखो तो वस्त्र निर्माण की तकनीक काफ़ी अलग अलग प्रकार की होती है, और ये जो आप चित्र में देख रहे हो ये सारी जो तकनीक्स हैं, ये सारी तकनीकों से जो कपड़ा बना है वो बिल्कुल अलग अलग बुनावट का है। तो इससे जो कपड़ा बनेगा वो भी अलग अलग बुनावट का ही या अलग अलग संरचना का बनेगा, छूने में देखने में अलग अलग तरीके का होगा। वस्त्र सज्जा का उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 2 आप देख सकते हो उदाहरण है। ये पहले जब इसमें इस्त्री या प्रेस नहीं हुई है, ये दूसरा जब हमने इसमें इस्त्री या प्रेस कर दी। तो आप देख सकते हो वस्त्र सज्जा का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसकी बनावट पे। ये कपड़ा काफ़ी रफ़ है, डल है, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे कपड़े नहीं पहनना पसंद करोगे। जबकि ये जब हमने इसे प्रेस कर दी तो एकदम स्मूथ, सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, छूने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये जो है वस्त्र सज्जा का एक उदाहरण है कि वस्त्र सज्जा किस प्रकार से आपकी संरचना और बनावट को पर प्रभाव डालती है। लास्ट है बच्चों सतह की सजावट। सतह की सजावट अगर आप देखोगे तो वस्त्र की सतह पर अगर इस तरीके से छोटे छोटे सितारे लगा दिए जाएं, आप देख सकते हो छोटे छोटे सितारे, बीड्स का उपयोग किया गया है, तो इसकी वजह से उस सतह की जो संरचना है वो काफ़ी खुरदुरी सी हो गई है और चमकीली हो गई है। यानी अगर इस कपड़े में हम कुछ भी नहीं लगाते तो बिल्कुल प्लेन होता, छूने में काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन हमने इसमें ऊपर से उसकी सतह पर जो सजावट कर दी है उसकी वजह से वो काफ़ी चमकीला और
खुरदुरा हो गया है। तो ये एक प्रकार की सतह की सजावट का उदाहरण है कि किस प्रकार से ये सब उस वस्त्र की बनावट पर प्रभाव डालती हैं। तो बच्चों, विभिन्न कपड़ों में मुख्यतः आप देखो तो 3 प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं, यानी बाज़ार में अगर आप देखो तो 3 प्रकार के कपड़े मिलते हैं। खुरदरा और मोटा कपड़ा, ये आकार को बड़ा दिखाता है और शरीर की रेखाओं को छुपाता है। इसको ज़्यादातर हम खुरदरे और मोटे कपड़े आप जानते हैं कि हम सर्दियों में ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि ये मोटे कपड़े होते हैं और ये गर्मी का एहसास देते हैं और आराम का एहसास देते हैं। मध्यम और नरम कपड़ा, ये आपकी शरीर की रेखाओं को उभारता है और इसी प्रकार के कपड़े हम अधिकतर पहनते हैं, इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। पतला, मुलायम और चमकदार कपड़ा आकार बढ़ाने का आभास देता है, क्योंकि ये प्रकाश को परावर्तित करता है, चमक प्रदान करता है। जबकि फीकी सतह वाले अगर आप कपड़े देखें तो वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और आकार को कम होने का एहसास देते हैं। तो पतले, मुलायम और चमकदार कपड़े हम दिन की अपेक्षा रात को पहनते हैं, जैसे कि पार्टी वेयर कपड़े हैं, किसी समारोह में, किसी अवसर पे पहनते हैं। जबकि सूती, मुलायम जो कपड़ा होता है वो गर्मियों में पहना जाता है, वो पसीना सूखता है और आपको गर्मियों में एक आराम और ठंडक का एहसास देता है। तो ये 3 प्रकार के कपड़े होते हैं। इस 3 प्रकार की संरचनाएं जो है वो कपड़ों में मिलती है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला एलिमेंट यानी अगला तत्व पढ़ेंगे, जो कि है रंग। यानी इससे पहले अगर आप देखो, हमने पढ़े थे 4 प्रकार के तत्व होते हैं: आकृति, रेखा, रूप, रंग और बनावट। तो उनमें से हम आकृति, बनावट और रंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आखिरी तत्व, जो लास्ट तत्व है डिज़ाइन का, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है रेखा। रेखा यानी लाइन। बच्चों, 2 बिंदुओं को जो लकीर जोड़ती है हम उसे रेखा कहते हैं। किसी वस्तु के डिज़ाइन में रेखा उस वस्तु की आकृति को प्रदर्शित करती है और उस गति प्रदान करती है और उसका दिशा को निर्धारण करती है। यानी किसी वस्त्र में रेखा जो है वो और आकार जो हैं वो 2 ऐसे तत्व हैं जिनका उचित संयोजन किसी डिज़ाइन के पैटर्न को या योजना को बनाता है, उसका निर्माण करता है। परिधान रचना में रेखाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिधान में सबसे प्रभावपूर्ण पहनने वाले के शरीर की बाह्य रेखा होती है। पोशाक बनाते समय, कोई कपड़ा या वस्त्र जब हम बनाते हैं तो हम जानते हैं कि हम विभिन्न टुकड़ों को जोड़ते हैं और सिलाई के स्थान पर कई सारी रेखाएं बन जाती हैं। अगर आप देखो तो अगर आपने कंधे की, बाजू की, गले की, हर प्रकार की अलग अलग रेखा होती हैं और ये रेखाएं ही मिल करके उस वस्त्र को एक आकार प्रदान करती हैं। तो अगर हम देखें रेखाएं बच्चों कई सारी प्रकार की होती हैं। आप इस चित्र में सबसे पहले देखो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये विभिन्न जो रेखाओं का उपयोग किया गया है ना, ये किस तरीके से इन ड्रेसेस को या इन वस्त्रों को एक आकार प्रदान करें। यानी लंबाई में रेखा है तो लंबाई में एक ड्रेस बनी है, चौड़ाई में है तो इस तरीके के डिज़ाइन की ड्रेस। यानी ये रेखाएं जो है वो अलग अलग हिस्से जब हम जोड़ के बनाते हैं कोई वस्त्र परिधान, तो वो उसे एक आकार प्रदान करती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं। रेखाएं बच्चों बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं: स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, और वक्र रेखा यानी कर्व लाइंस। उसके बाद सरल रेखा भी 3 प्रकार की होती हैं: ऊर्ध्वाधर या लंबतर रेखाएं यानी वर्टिकल लाइन, लंबी लंबी जो रेखाएं होती हैं। क्षैतिज रेखाएं यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एकदम समतल टाइप की रेखा होती हैं। और तीसरी आपकी तिरछी रेखाएं यानी टेढ़ी रेखाएं, जो विकीर्ण रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन रेखाओं के बारे में जानते हैं कि ये रेखाएं क्या होती हैं, इनका क्या महत्व है। सबसे पहली रेखा सरल रेखा जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। आप देखो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आपके यहाँ पे चित्र में अगर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं तो ये एक क्षैतिज रेखा है, ये एक लंबतर रेखा है, ये एक विकीर्ण रेखा है, तिरछी रेखा है, ये ब्रोकन यानी टूटी टूटी रेखा है। इसके अलावा जो वक्र रेखाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। आप देखो वेव्स बना रही हैं, कर्व बना रही हैं, है ना, इस तरीके का वक्र बना रही हैं, स्पाइरल हैं, जिगजैग हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की रेखाएं हैं जो आपने देखा होगा कई प्रकार के परिधान जो होते हैं उनमें इस तरीके के डिज़ाइन बने हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सरल रेखा में सबसे पहली रेखा क्या होती है। सरल रेखा एक अखंडित रेखा होती है, एक दृढ़ अखंडित रेखा होती है जो अलग अलग प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। तो सबसे पहला है ऊर्ध्वाधर या लंबतर रेखाएं, जिन्हें वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं।
वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं। तो अगर आप इस चित्र में देख रहे हो तो ये इस चित्र से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो बच्चों, ये लंबी रेखाएं हैं। यहाँ पे आप देखो, ये रेखाएं जो है वो लंबाई प्रदान कर रही हैं, यानी ये जो ड्रेस इस व्यक्ति ने पहनी है ये इसको एक लंबाई का एहसास दिला रही हैं। ये पृथ्वी के साथ साथ लंब बनाती हैं। इन रेखाओं के साथ दृष्टि अब देखो तो नीचे से या ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ एक डायरेक्शन में घूमती हुई चली जाती हैं। इन रेखाओं के प्रयोग से किसी वस्तु की लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यदि व्यक्ति छोटे कद का है और मोटा है तो ये रेखाओं का प्रयोग हम उनके कपड़ों में कर सकते हैं और इन रेखाओं का प्रयोग करने से वो व्यक्ति का कद जो है वो लंबा प्रतीत होता है। ये एक लंबाई का भ्रम पैदा करती हैं और एक आकर्षक व्यक्तित्व देती हैं। सीधी जो लंबतर रेखा है वो इखरेपन का एक बहुत अच्छा प्रभाव देती हैं। रेखाओं के ऊपर अगर आप देखो कोई आकृति दो समान रेखाओं में से एक को बड़ा दिखाने की दृष्टि का भ्रम उत्पन्न करती हैं। तो आप देख सकते हो कि लंबतर रेखाओं का क्या महत्व है। इसके बाद हम पढ़ें क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाओं से हमारा मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी ये रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी के समानांतर होती हैं। यानी इस तरीके से अगर कोई रेखा जा रही है तो वो समानांतर रेखा जो पृथ्वी की है वो क्षैतिज रेखाएं हैं। ये आप देख सकते हो चौड़ाई का एहसास देती हैं। एक चौड़ाई में है तो ये चौड़ाई का एहसास देती हैं। अगर कोई व्यक्ति अधिक लंबा है और दुबला पतला है तो ये उसकी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने देखा होगा लंबा और पतला व्यक्ति है तो उसको इस प्रकार के कपड़े अगर पहनाएं तो उसका कद थोड़ा छोटा प्रतीत होगा और वो लंबा पतला व्यक्ति थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा। ये जो रेखाएं होती हैं ये सौम्यता, सहजता का भ्रम देती हैं और बारीक अगर टेढ़ी रेखाएं सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ाई का प्रभाव डालती हैं, यानी छोटी छोटी अगर रेखाएं। जबकि अगर हम चौड़ी क्षैतिज रेखाएं डालेंगे मोटी मोटी तो व्यक्तित्व को चौड़ाई यानी मोटा दिखाने का भ्रम डालती हैं। ये जो रेखाएं हैं वो चौड़ाई और स्थिरता प्रदान करती हैं। इसी प्रकार अगर आप इस चित्र में देखो तो आप देखो दोनों प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया गया है। एक में आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं, एक में लंबोत्तर रेखाएं। तो अगर आपसे कहा जाए कि दोनों में से कौन सा आपको मोटाई या चौड़ाई का एहसास दे रही हैं, कौन सी रेखाएं, कौन सी ड्रेस या कौन से परिधान में आपको व्यक्ति मोटा दिखाई दे रहा है थोड़ा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये है ये थोड़ा मोटाई का या चौड़ाई का एहसास दे रहा है और जबकि ये जो ड्रेस है वो थोड़ा सा लंबाई का और पतले होने का एहसास दे रही है। यानी बच्चों रेखा का कितना महत्वपूर्ण रोल है, कितना महत्व है, ये आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर कोई छोटा और मोटा व्यक्ति है तो उसे लंबी रेखाओं वाले कपड़े पहनने चाहिए, वो उससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और जबकि अगर कोई पतला और लंबा व्यक्ति है तो उसे चौड़ी यानी क्षैतिज रेखाओं वाला कपड़े पहनने चाहिए, वो उसे ज़्यादा आकर्षक लगेगा। तो इस प्रकार से रेखा का जो है वो कपड़ों के डिज़ाइन में, वस्त्र और परिधान के डिज़ाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे तिरछी रेखाएं। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों का एहसास दिलाती हैं। अगर आप देखो तो इस रेखाओं से ये रेखाएं इस तरीके से भी हो सकती हैं तिरछी और इस तरीके से भी हो सकती हैं तिरछी। तो ये एक वी भी, दो तिरछी रेखाएं मिलके एक वी बना सकती हैं, है ना। तो ये एक कोण बनाती हैं। तो तिरछी रेखाओं वाले वस्त्रों द्वारा किसी व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाना संभव होता है। ये तिरछी रेखाएं ढाल होने के कारण उससे बनने वाला कोण उसकी बढ़ती हुई लंबाई व चौड़ाई का निर्धारण करता है। यानी अगर ये रेखाएं लंबाई में इस प्रकार से होंगी तो व्यक्ति को लंबाई का एहसास देंगी और थोड़ा अगर वो इस प्रकार से होंगी चौड़ाई की तरफ इस तरीके से तो वो चौड़ाई का एहसास देंगी। ठीक है बच्चों, यानी हमने पढ़ा सरल रेखाएं तीन प्रकार की थी, लंबतर और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज रेखाएं और तिरछी रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं किसी भी प्रकार की गोलाई वाली रेखा होती हैं। ये घुमावदार होती हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती है। यदि अगर इनका घुमाव लंबाई की तरफ है तो ये लंबाई का एहसास देती हैं और अगर ये चौड़ी हैं तो ये एक कम लंबाई की हैं तो ये कम लंबाई का एहसास देंगे। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो ये व्यक्ति ने जो ड्रेस पहनी है इसमें लंबाई में इस प्रकार से वक्र रेखा का उपयोग किया गया है तो ये थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है व्यक्ति। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चौड़ी चौड़ी वक्र रेखाओं का प्रयोग किया गया है जिससे कि वो व्यक्ति इस पिक्चर में
थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये देखने में ये रेखाएं सुंदर लगती हैं। ये छोटे हल्के वक्र जो होंगे, अगर छोटे छोटे वक्रों का प्रयोग किया गया है तो वो एक युवा एवं प्रफुल्ल होने का आभास प्रदान करती हैं। तो बच्चों, वस्त्रों में रेखाएं हमने पढ़ा कि अलग अलग अर्थ व्यक्त करती हैं। सरल रेखाएं बल, सामर्थ्य और दृढ़ता को दर्शाती हैं, वहीं वक्र रेखाएं मृदु और शालीन दिखाई देती हैं। वस्त्रों के डिज़ाइन में सरल रेखाओं की प्रधानता पुरुषोचित प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जबकि वक्र रेखाएं नारित्व और कोमलता का प्रभाव देती हैं। बच्चों, हमने पढ़ा अब तक डिज़ाइन के तत्व, जिनमें हमने 4 प्रकार के तत्व पढ़े जो मैंने आपको बनाया था। रेखा ने रूप रंग बना रखा है, यानी रेखा पढ़ा, रूप पढ़ा, रंग पढ़ा और बनावट या संरचना पढ़ा। ये 4 चीज़ें हमने, 4 तत्व जो हैं डिज़ाइन के पढ़े। तो अब इन तत्वों के बाद हम पढ़ेंगे डिज़ाइन के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या क्या हैं और इन सिद्धांतों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वस्त्र और परिधान के डिज़ाइन करने के लिए। यानी कोई भी कंपनी, कोई भी वस्त्र निर्माता किस प्रकार से इन सारे सिद्धांतों का प्रयोग करके एक आकर्षित और अच्छी ड्रेस बना सकता है। जबकि अगर इन सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे कोई भी जो कपड़ा बनेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारे सिद्धांत बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वस्त्र को बनाते समय इन सारे सिद्धांतों का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाए। तो डिज़ाइन के सिद्धांत बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अनुपात, सामंजस्य, आवर्तन या लय, महत्व या दबाव, या आखिरी है आपका संतुलन। तो आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अनु शाम को आम और संतरा खाती है। अगर आप ये याद कर लोगे, जैसे मैंने आपको तत्व में बताया कि रेखा ने रंग रूप बना रखा है, तो ये डिज़ाइन के तत्व हो गए। तो उसी तरीके से आप ये कर दो कि अनु शाम को संतरा और आम खाती है, तो ये डिज़ाइन का सिद्धांत हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। अनु यानी ये अनुपात है, ये सामंजस्य यानी शाम को, आ से आम, म से म आम, ये दोनों मिलके बनाया आवर्तन और महत्व, और संतरा यानी संत, यानी अनु शाम को आम और संतरा खाती है। तो ये से आपको ये 5 आसानी से याद हो जाएंगे। अनुपात, सामंजस्य, आवर्तन, महत्व और संतुलन, ये 5 जो है वो डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। अब हम इनको अच्छे से समझेंगे कि ये किस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात। बच्चों, वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग से जो संबंध होता है वो अनुपात कहलाता है। इसका अर्थ होता है परिधान के एक भाग का दूसरे भाग के साथ तथा सभी भागों का परिधान के संपूर्ण डिज़ाइन के साथ एक उचित संबंध हो। एक अच्छे डिज़ाइन में विभिन्न तत्वों को इतनी कुशलतापूर्वक सम्मिश्रित किया जाता है कि एक भाग कहाँ समाप्त होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है, ये आसानी से समझ में नहीं आता। तो जो कोई हम परिधान जब बनाते हैं बच्चों, तो उसमें कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए जिनका उचित अनुपात होगा, तो वो परिधान का अनुपात भी उचित माना जाएगा। तो वो कौन कौन से अनुपात हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अनुपात है परिधान का अनुपात, यानी जो परिधान हम बना रहे हैं उनका अनुपात कैसा है। तो अगर आप यहाँ चित्र में देखें तो परिधान का अनुपात अक्सर 3, 5, 8 और 5, 8, 13 का होता है। इसे हम स्वर्णिम माध्य या गोल्डन मीन भी कहते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि स्वर्णिम माध्य क्या होता है। तो आप स्वर्णिम माध्य बता सकते हो कि परिधान का अनुपात होता है जो कि 5, 3, 5, 8, 5, 8, 13 इस प्रकार का होता है। या फिर अगर आप यहाँ पे चित्र में देखो तो ये देखो, आप 1:1 के अनुपात में ड्रेस बनाई गई है। अगर आप इस 3 ड्रेसेस को देखो, 1:1 अनुपात से मतलब है टॉप भी उतना ही लंबाई का है जितना स्कर्ट है, ये टॉप भी उतनी लंबाई का है जितना कि ये जीन्स है ना। यानी 1:1 अनुपात में ये ड्रेस बनाई गई है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा अनुपात देखें तो ये एक अलग अनुपात है जिसमें आप देखो 1:2 अनुपात, यानी एक स्कर्ट का अनुपात, जो स्कर्ट है वो छोटा है, बल्कि
जो टॉप है वो बड़ा है। अगर आप यहाँ इसको देखो 2:3, यानी स्कर्ट जो है वो 3 के अनुपात में बना है, जबकि शर्ट 2 के अनुपात में बनी है, यानी स्कर्ट ज़्यादा लंबी है। 3:5 का अनुपात मतलब 3 के अनुपात में कपड़ा है, ऊपर का टॉप है, और 5 के अनुपात में जीन्स है, यानी जीन्स थोड़ी ज़्यादा लंबी है। अगर आप देखो तो ये आपको ये जो तीनों ड्रेसेस हैं ये देखने में बिल्कुल बराबर नहीं लग रही है ना, एक लंबा और एक छोटा है। और जबकि अगर आप इधर साइड देखोगे तो ये आपको बिल्कुल 1:1 के प्रोपोर्शन, यानी ऊपर जितना है उतना ही नीचे भी बिल्कुल बराबर लग रहा है। तो यानी ये प्रोपोर्शन होता है कि परिधान जब आप बनाते हो तो उसमें अनुपात बहुत ही ज़रूरी। ये ऐसा नहीं होता कि शर्ट एकदम, आपने देखा कभी किसी व्यक्ति को ऐसे कपड़े पहने हो कि एकदम शर्ट एकदम पूरी लंबी घुटनों तक है और स्कर्ट जो है वो बिल्कुल छोटा सा है, या फिर स्कर्ट जो है एकदम छोटी सी है, शर्ट लंबी है, या फिर स्कर्ट एकदम लंबा सा है और शर्ट बिल्कुल छोटी है। तो बच्चों ये एक अनुपात होता है, अनुपात परिधान में होना, उचित अनुपात होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है आपका रंग का अनुपात, यानी बच्चों हम जानते हैं कि हम अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। अगर आप इस चित्र में देखो तो ये अनुपात आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये अनुपात आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आप देखो तो आपको ये अनुपात, रंग का अनुपात ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल नीरस सा दिखाई दे रहा है। यानी हम अलग अलग रंगों का उपयोग करके स्कर्ट, ब्लाउज, जो कलर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, जो उसको ज़्यादा उचित और आकर्षित दिखाता है। ठीक है, तो इस रंगों का अनुपात उत्पन्न करने के लिए हम अलग अलग तरीके के अलग अलग रंग के कपड़ों को मैच करके पहन सकते हैं। उसके अलावा है आपका बच्चों बुनावट का अनुपात। ये तब प्राप्त होता है जब पोशाक बनाने वाली सामग्री की विभिन्न बुनावटें पोशाक पहनने वाले व्यक्ति का साइज़ बढ़ा या घटा सकने में सक्षम हो। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो एक दुबले और ठिगने व्यक्ति पर भारी और फैली हुई बुनावटों वाले वस्त्र उपयुक्त नहीं लगेंगे। तो अगर आप इस चित्र में देखो, ये व्यक्ति काफ़ी पतला है लेकिन इसने काफ़ी ढीला और इस तरीके का कपड़ा पहना हुआ है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये भी आप देख सकते हो कि ये जो है वो बिल्कुल गलत लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये अनुपात, जबकि ये अनुपात सही लग रहा है। यानी बुनावट का अनुपात बहुत ज़रूरी होता है कपड़े को आकर्षित बनाने के लिए। उसके अलावा आपका आकृति तथा रूप का अनुपात, इससे आप क्या समझते हो बच्चों? अगर आप देखो तो हर व्यक्ति अपनी चौड़ाई, लंबाई, यानी अपनी शारीरिक आकार के अनुपात से ही कपड़े पहनता है। उसी प्रकार के अनुपात में कपड़े होने चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई कम या अधिक हो तो कमर या धड़ की लंबाई कम हो या अधिक हो, इस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार की उचित अनुपात वाली कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो आप उदाहरण के लिए अगर देखो तो गर्भवती महिला द्वारा पहनी जाने वाली ऊंची कमर की कुर्ती उसके बढ़े हुए पेट को छुपा देती है, यानी उसकी आकृति के अनुसार ढीला और लंबे कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जबकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समान विभाजन व्यक्ति को दिखने में छोटा और चौड़ा बनाते हैं, जबकि असमान विभाजन व्यक्ति को ज़्यादा पतला दिखाते हैं। इसका उदाहरण हम बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखो कि ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बल्कि अगर उसने इस तरीके से इसे पहना है तो ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। यानी लंबा स्कर्ट और लंबी शर्ट का अनुपात बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि उस व्यक्ति के शरीर के अनुसार ये अनुपात ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप इस चित्र में भी देख सकते हो, इस चित्र में भी देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट के अनुसार ही, आकृति और रूप के अनुसार ही अनुपात कपड़ों का होना चाहिए। तो बच्चों हमने इसमें अभी पढ़ा कि अनुपात क्या होता है और कितने प्रकार के अनुपात हैं जिनका उचित होना उपयुक्त माना जाता है। अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, वो है संतुलन यानी बैलेंस। संतुलन क्या होता है? किसी केंद्र बिंदु से भार के एक समान वितरण करने का रूप जो है वो संतुलन होता है। हर पोशाक को या तो ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज रूप से दोनों प्रकार से संतुलन करने की आवश्यकता होती है। संतुलन जो होता है बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक फॉर्मल बैलेंस, एक होता है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बैलेंस। इनको हम सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बैलेंस भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो। अगर आप ये फ़ोटो देखो तो आप देखोगे औपचारिक संतुलन में यहाँ पे जो डिज़ाइन दिए गए हैं जो ड्रेस में, ये आप देखो तो दोनों तरफ एक से हैं, यानी एक संतुलन बनाया गया है। इधर भी डिज़ाइन है, इधर भी डिज़ाइन है, यानी दोनों तरफ जो है वो एक परिधान का जो मध्य है उसके दोनों तरफ रचना, आकर्षण और अलंकार एक समान होते हैं। एक से डिज़ाइन का उपयोग किया गया है।
है ना। और लेकिन ये जो समानता होती है ड्रेस को थोड़ा सा नीरस बना देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं लगता है। जैसे आप देखते होंगे बटन वगैरह है, कमीज़ के बीच में योक है तो वैसा ही बाजू में भी लगा देते हैं। इस तरीके का डिज़ाइन होता है जो उसे एक संतुलन प्रदान करता है। और ये जो औपचारिक संतुलन होता है वो एक स्थायित्व, गरिमा और एक औपचारिकता देता है। जबकि अनौपचारिक संतुलन का उदाहरण अगर आप देखोगे तो ये दोनों तरफ, यानी मध्य से, किसी कपड़े के मध्य से दोनों तरफ जो होता है डिज़ाइन में भिन्नता होती है। यानी अगर आप इसका मध्य ऐसे ले लो तो नीचे अलग डिज़ाइन है, ऊपर अलग डिज़ाइन है। और इसमें ले लो तो इसमें भी अगर आप ऐसे आधा लोगे तो इधर अलग है डिज़ाइन, इधर अलग है डिज़ाइन। इसमें अगर आप आधा लोगे तो ऊपर अलग है, नीचे अलग है। तो इस तरीके का मध्य से दोनों तरफ जो है रचना, आकर्षण तथा अलंकरण दोनों में, सभी में भिन्नता है। तो ये एक संतुलन जो है वो अनौपचारिक संतुलन है। परिधान में संतुलन लाने के लिए हम गहरे रंग, प्लेट, बटन, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं या फिर कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक संतुलन में समानता प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इन्हें थोड़ा, इस सिद्धांत को जो है, अनुपात के सिद्धांत का थोड़ा विवेकतापूर्ण इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी अनुपात हमें कुछ अच्छे तरीके से रखना होता है ताकि संतुलन थोड़ा बहुत हम उस ड्रेस को दे सकें। और जिस प्रकार आप देखें, अगर उसे टेढ़ा काटते हैं, हम बीच में नहीं करते हैं, तो दूसरी तरफ थोड़ा उसको हम केवल बाजू में वैसा पैच लगाते हैं। मतलब एक डिज़ाइन हम इस तरीके से करते हैं कि वो कुर्ता या जो कोई कमीज़ है वो हम उसे अच्छी तरीके से वो अनुपात में आ जाए। तो ये इस तरीके के से जो समानता वाले परिधान होते हैं वो ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, थोड़ा जो है अनौपचारिक होते हैं, इसलिए हम इसे अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि है महत्व या दबाव। जैसा कि नाम से पढ़ रहा है, दबाव, एम्फेसिस, यानी महत्व किसी वस्त्र या पोशाक में क्या होता है। वो एक ऐसा स्थान है जो देखने वालों की आंखों को सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करता है।